जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड वैकेंसी है उसको लेकर के मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये आज आपका जो रहेगा वो फर्स्ट मॉडल पेपर है। हम पहले मॉडल पेपर से शुरुआत करते हैं। लगभग आपको जो है हम 30 मॉडल पेपर करवाने की कोशिश करेंगे कि लगभग आपको 30 मॉडल पेपर है वो करवा दिए जाए, क्योंकि मॉडल पेपर आप जितने सॉल्व करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपका जो है मॉडल पेपर करवा रहे हैं, और मॉडल पेपर में जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि नागराज के नाम से किस लोक देवता को है वो जाना जाता है, यानी नागराज की उपाधि है वो किस लोक देवता को दी गई है। तो देखो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा, एक तो आपके तेजा जी है और एक आपका गोगा जी है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गोगा जी। ठीक है, नागराज की उपाधि किसको दी गई है? तो गोगा जी को दी गई है। ठीक है, और गोगा जी का मंदिर कहाँ पर है? तो गोगा जी का देखो दो मंदिर हैं। एक मंदिर कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। कौन सा? गोगामेड़ी। एक तो आपका हो गया कहां पर है? तो हनुमानगढ़ के अंदर है, जिसे हम कहते हैं गोगामेड़ी। ठीक है, गोगामेड़ी मंदिर कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। दूसरा आपका जो मेला है वो कहां पर है? तो दूसरा लगता है आपका ददरेवा चूरू में। ठीक है, ददरेवा चूरू में लगता है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो गोगा जी है उनका मेला है वो लगता किस दिन है? तो गोगा जी का जो मेला है वो लगता है आपकी भाद्रवे के महीने में, भाद्रपद। और भाद्रपद में आपकी लगती है कृष्ण पक्ष, क्योंकि गोगा जी नागों के देवता है और नाग काले होते हैं, तो कृष्ण पक्ष में आएगा कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष में आप याद रखोगे, कृष्ण पक्ष के अंदर आपकी जो नवमी है उसे हम गोगा नवमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद गोगा जी की एक उपाधि है जिसे हम नागराज भी कहते हैं, और नागराज के साथ गोगा जी की एक उपाधि और है जिसे हम कहते हैं जाहिर पीर। जाहिर पीर यानी साक्षात देवता। जाहिर पीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो गोगा जी को जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है साक्षात देवता। तो ये गोगा जी के बारे में है, वो लगभग डिटेल के साथ हो गई। हम इसी प्रकार है आपको जो क्वेश्चन तो कराएंगे ही, साथ में आपको एक क्वेश्चन के साथ में 3-4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। तो लगभग आपको 75 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो 75 क्वेश्चन के अंदर आपको लगभग है वो 200 या 250 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यह आपकी हो गई गोगा जी के बारे में जानकारी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है कि किस देवता को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, यानी लक्ष्मण का अवतार है वो किस देवता को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका हो गया, एक तो रामदेव जी हो गया, एक तो आपके रामदेव जी हो गए, एक आपके पाबू जी हो गए। ठीक है, रामदेव जी को किसका अवतार कहा जाता है? तो रामदेव जी को कहा जाता है विष्णु का अवतार। ठीक है, किसका अवतार कहा जाता है? विष्णु का अवतार कहा जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपको पूछा गया है लक्ष्मण का अवतार, तो लक्ष्मण का अवतार है वो किसको कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। पाबू जी को किसका अवतार कहा जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार। ठीक है, और पाबू जी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या था? तो केसर कालवी। केसर कालवी किसकी घोड़ी का नाम था? तो पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालवी था। ठीक है, तो इस प्रकार से है वो पाबू जी के बारे में आपकी जानकारी हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो देखो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, तो अगला क्वेश्चन है कि रामदेव जी का मेला है वो किस महीने में लगता है? रामदेव जी का महीना मेला है वो किस महीने में लगता है? देखो सबसे ज्यादा मेले किस महीने में लगते हैं? भाद्रपद में लगते हैं। ठीक है, भाद्रपद में कौन कौन से मेले लगते हैं? भाद्रपद में हमने आपको एक गोगा जी का मेला तो बता ही दिया। इसके बाद आपकी जो भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष है, ठीक है, और शुक्ल पक्ष की जो आपकी द्वितीया होती है यानी दूज, जिसे द्वितीया भी कहते हैं या दूज भी कहते हैं, द्वितीया, द्वितीय या दूज मान लीजिए, द्वितीय या दूज के दिन है वो रामदेव जी का मेला लगता है, जिसे राजस्थान का अर्ध कुंभ कहा जाता है और मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का कुंभ। और रामदेव जी के बारे में हो गई कि रामदेव जी को है वो मारवाड़ की, रामदेव जी का जो मेला है उसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी के जो पिता का नाम है, माता का नाम है, वो आप सभी को पता होगा। तो इनकी जो पत्नी है यानी नेतल रो भरथार, किस नेतल रा भरथार, ये भी आता है नेतल रा भरथार। नेतल रा भरथार किस लोक देवता के लिए गीत जो है वो प्रचलित है? तो वो आपके हो गया रामदेव जी। रामदेव जी के लिए है वो नेतल रा गीत भरथार, नेतल रा भरथार गीत है वो प्रसिद्ध है। तो रामदेव जी का जो है आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके रहेगा रामदेव जी। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रामदेव जी। रामदेव जी की हमने आपको डिटेल के साथ और बता दी। इसके साथ में रामदेव जी की एक और है जो आपको आगे क्वेश्चनों में और देखने को मिल जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि मालानी किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है? मालानी क्षेत्र किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो मालानी किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है? मालानी, पहले तो आपको बता देते हैं कि मालानी है वो क्षेत्र है कौन सा। मालानी क्षेत्र है कौन सा?
मालानी जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मालानी के आपको कहा जाता है किसको? बालोतरा को। मालानी कहाँ पर पड़ता है? बालोतरा। पहले कहाँ पर पड़ता था? बाड़मेर में। अब की बार आपका नया डिस्ट्रिक्ट बन गया तो किसमें आएगा? बालोतरा में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो ये मालानी है वो है क्यों प्रसिद्ध, क्यों है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ के जो घोड़े हैं वो ज्यादा प्रसिद्ध हैं। मालानी के घोड़े सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, मालानी नस्ल के घोड़े सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मालानी है वो किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो मालानी जो आपका है वो मल्लिनाथ जी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके मल्लिनाथ जी। ठीक है, मल्लिनाथ जी। और मल्लिनाथ जी कहाँ पर है? तो आपके मालानी हो गया बालोतरा के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा आपके मालानी बालोतरा। ठीक है, तो यानी कि मालानी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? तो मालानी के घोड़े आपके जो कहाँ के प्रसिद्ध है? यहाँ के प्रसिद्ध है। मालानी के घोड़े प्रसिद्ध हैं और मल्लिनाथ जी के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 6 नंबर क्वेश्चन है जिसका नाम है कि बैलगाड़ी मेला है वो कौन से देवता के लिए प्रसिद्ध है, या बैलगाड़ी का मेला है वो किस लोक देवता के लिए भरा जाता है? तो देखो, बैलगाड़ी मेला है वो किस लोक देवता के लिए भरा जाता है? बैलगाड़ी जो लोक देवता है वो मेला है वो किस लोक देवता के लिए है? तो देखो, इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके हड़बू जी। ठीक है, हड़बू जी के लिए है वो बैलगाड़ी मेला लगता है। और बैलगाड़ी मेला कहाँ पर लगता है? तो देखो, ये लगता है आपका जोधपुर में लगता था, अभी वर्तमान में कहाँ आ गया? फलोदी के अंदर आ गया। ठीक है, बैलगाड़ी मेला है वो फलोदी के अंदर लगता है हड़बू जी के लिए। हड़बू जी को रामदेव जी के मौसेरे भाई कहा जाता है। रामदेव जी के ये मौसेरे भाई हुआ करते थे। ठीक है, मौसेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई हुआ करते थे। और इनको जो है वो राव जोधा ने बेंगटी नामक गांव है वो दहेज में, दहेज में क्या, सॉरी, दान में दिया था। तो बेंगटी नामक गांव है वो इनको दान में दिया गया था। और बेंगटी की जो भी आय आती थी वो हड़बू जी को दी जाती थी। हड़बू जी यहाँ पर क्या करते थे? तो हड़बू जी यहाँ पर गायों की जो है गायों को चराते थे। और गायों के लिए जिस बैलगाड़ी से चारा वगैरह लेकर के आते थे, आज उसी बैलगाड़ी की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो बैलगाड़ी जो आपका, बैलगाड़ी के लिए किस लोक देवता के मेले के लिए प्रसिद्ध है बैलगाड़ी? तो बैलगाड़ी आपकी हो जाएगी हड़बू जी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके हड़बू जी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि चार हाथों वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका अगला क्वेश्चन है कि चार हाथों वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है? जो कि, हाँ सॉरी, चार हाथों वाले देवता के रूप में कल्लाजी राठौड़ किस युद्ध में शहीद हुए थे, या किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? कल्लाजी राठौड़ है वो किस युद्ध में, या किस जो है आपके युद्ध हुआ था उसमें आपको वीर गति को प्राप्त हुए थे? इसका राइट आंसर रहेगा, पहले तो आपको बता देते कल्लाजी राठौड़। ठीक है, कल्लाजी को चार हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। चार हाथों वाले देवता के रूप में आपको क्वेश्चन में देखने को मिल गया। लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि ये अकबर के साथ युद्ध लड़ रहे थे। अकबर के साथ युद्ध लड़ रहे थे, अकबर एंड कल्लाजी राठौड़। और किस पर? तो चित्तौड़ वाले युद्ध में, चित्तौड़ वाले युद्ध में है वो ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इनकी धड़ है वो कहाँ जाकर के गिरी थी? तो रुंडेला नामक स्थान पर। कहां पर? रुंडेला नामक स्थान पर। तो रुंडेला नामक स्थान पर है वो इनकी धड़ जाकर के गिरी थी। और अभी वर्तमान में है वो रुंडेला के अंदर ही इनका मंदिर बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके रहेगा रुंडेला। और रुंडेला के अंदर, और युद्ध में किस युद्ध में थे? तो अकबर और चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध था उसमें। तो इसका राइट आंसर आपके अकबर और चित्तौड़गढ़ का युद्ध हो जाएगा। चार हाथों वाले देवता के रूप में किसे ख्याति प्राप्त है? तो कल्लाजी राठौड़ को प्राप्त है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। और आप अगला क्वेश्चन है कि काला बाला के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? यानी काला बाला के देवता के रूप में किसको जाना जाता है? काला बाला के देवता है वो कौन है? तो काला बाला के देवता है, इसमें देखो काला बाला के देवता आपके राइट आंसर में रहेगा। काला बाला के देवता किसको कहते हैं? तो काला बाला के देवता है वो आपके हो गए कौन? तेजा जी। तेजा जी, तेजा जी है। तेजा जी को काला बाला के देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, काला बाला के देवता के रूप में जाना जाता है। तेजा जी का मेला है वो कब लगता है? तो भाद्रपद में लगता है। इनका मेला भी कब लगता है? भाद्रपद में। सर्वाधिक मेले किस में लगते हैं? भाद्रपद में लगते हैं। और भाद्रपद में किस दिन लगता है? तो कृष्ण शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष हो गया। और शुक्ल पक्ष के अंदर आपकी जो दशमी आती है जिसे हम कहते हैं तेजा दशमी, तेजा दशमी, इस दिन आपका जो है वो तेजा जी का मेला लगता है। सर्वाधिक मेले हैं वो किस दिन लगते हैं? तो सर्वाधिक मेले जो आपके किस महीने में लगते हैं? तो सर्वाधिक मेले हैं वो आपके इसी भादवे के महीने में लगते हैं, क्योंकि भादवा का महीना है वो सबसे बड़ा महीना माना जाता है। तो इस दिन है वो सबसे ज्यादा मेले
लगते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेलों वाली आपकी क्लास हमने अपलोड कर रखी है तो आप वहां पर जाकर के मेलों वाली क्लास है प्रमुख त्योहार और मेले वो जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद आप जो है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सभी हमने जो है वो त्योहार और मेले इसी एक क्लास में आपको कंप्लीट करवा दी है। तो मोस्ट मोस्ट जो भी है आप जाकर के एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके तेजाजी। ठीक है, काला बाला के देवता के रूप में किसको जाना जाता है? तेजाजी को। तेजाजी के लिए एक चीज और प्रसिद्ध है कि बांसी दुगारी स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? बांसी दुगारी। बांसी दुगारी जो स्थान है वो किनके किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो तेजाजी रहेगा। और तेजाजी के मेले हैं, एक आपका तेजाजी पशु मेला हो गया जो पर्वतसर में बढ़ता है। ठीक है, पर्वतसर। और तेजाजी के दो मेले और बढ़ते हैं, एक तो आपका सुरसुरा में बढ़ता है, सुरसुरा, और एक आपका सुरसुरा के साथ में आ गया खरनाल। खरनाल में भी इनका मेला लगता है, खरनाल में भी तेजाजी का मेला लगता है, सुरसुरा में भी लगता है, सेंद्रिया में भी लगता है और भावटा में भी लगता है। और तेजाजी के गीत हैं जिसे तेजा टेर कहा जाता है। तो इस प्रकार से है वो तेजाजी के बारे में जानकारी है वो कंप्लीट हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है 24 बाणियां नामक पुस्तक है वो किस लोक देवता ने लिखी थी? 24 बाणियां नामक पुस्तक है वो किस लोक देवता की है? तो 24 बाणियां नामक पुस्तक है वो किस लोक देवता की है? तो 24 बाणियां नामक पुस्तक जो है राजस्थान में एकमात्र ही देवता है जिन्होंने पुस्तक लिखी थी, और वो कौन है? तो वो है आपके रामदेव जी, यानी कि रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था, और आपको और बता देते हैं कि जो 24 बाणियां पुस्तक है वो रामदेव जी ने लिखी थी। और रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसे हम कहते हैं कामड़िया पंथ। ठीक है, और कामड़िया पंथ का जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है, 13 ताली, जिसे तेहरे मंजीरे बांध कर ये नृत्य किया जाता है। तेहरे ताली नृत्य है वो कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। और कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? फाउंडर कौन है? तो इसके प्रवर्तक या फाउंडर आप कहेंगे रामदेव जी हैं। तो रामदेव जी है, रामदेव जी को पंच पीरों में भी शामिल किया गया है। तो ये आपके जो इसका राइट आंसर रहेगा, यानी 24 बाणियां नामक पुस्तक है वो किस देवता ने लिखी थी या किस लोक देवता ने लिखी थी? तो ये है वो किस लोक देवता ने लिखी थी? रामदेव जी ने लिखी थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके रहेगा रामसा पीर, यानी रामदेव जी। लोक देवताओं में आपको इसे पंचपीरों में भी शामिल किया जाता है, इन लोक देवताओं को पंचपीरों में भी। और मैंने पंचपीरों की आपको ट्रिक भी बताई थी कि गोपा मेहरा। ठीक है, तो आप उसे याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता ने अपनी पत्नी से जो है वो प्रभावित होकर के है, अपनी पत्नी से प्रभावित होकर के है वो आप जो संत बन गए थे, कालांतर में संत बन गए थे अपनी पत्नी से प्रभावित होकर के? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके मल्लिनाथ जी। मैंने आपको मल्लिनाथ जी के बारे में पहले ही बताया था, मल्लिनाथ जी। और मल्लिनाथ जी कहाँ के हैं? तो मल्लिनाथ जी कहाँ के हैं? बालोतरा। और बालोतरा में मालानी क्षेत्र है, और बालोतरा में मालानी क्षेत्र है वो इन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। और इनकी जो पत्नी थी, यानी इनकी जो रानी थी, उसका नाम क्या था? तो रानी रूपादे। आपने सुना होगा रूपादे नाम। तो रूपादे के जो है, रूपादे से प्रभावित होकर के इन्होंने है वो संत रूप का, संत टाइप के जीवन जीना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि ये पहले मल्लिनाथ जी थे वो पहले क्या हुआ करते थे? तो ये मारवाड़ के शासक हुआ करते थे। मल्लिनाथ जी है वो मारवाड़ के शासक हुआ करते थे, और मल्लिनाथ जी है इनकी पत्नी थी रूपादे। और ये रूपादे से प्रभावित होकर के इन्होंने है वो एक राजस्थान में एक बड़ा हरि कीर्तन करवाया, और हरि कीर्तन करवाने के बाद ये है वो संत बन गए थे। तो कालांतर में इनको है वो मल्लिनाथ जी को राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिनका क्षेत्र कौन सा है? मालानी क्षेत्र हो गया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है बाबू महाराज का मेला कहाँ लगता है? अगला क्वेश्चन आपका है कि बाबू महाराज का मेला कहाँ लगता है? तो देखो, राजस्थान में दो मेले लगते हैं, एक तरफ आ गया आपका पश्चिमी राजस्थान और एक आ गया पूर्वी राजस्थान। यह आपका पश्चिमी राजस्थान हो गया, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान, और यह आपका हो गया पूर्वी राजस्थान। ठीक है, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में बाबा जी का मेला लगता है, बाबेरी बीज, बाबेरी बीज के नाम से जो आपने देखा ही होगा कि बाबेरी बीज है। और बाबा रामसा पीर का मेला लगता है, बाबा रामदेव का मेला लगता है, रामदेव जी। ठीक है, इनका मेला लगता है वो किस तरफ लगता है? पश्चिमी राजस्थान में। इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान में है वो बाबू का लगता है, बाबू जी महाराज, बाबू महाराज। ठीक है, बाबू बाबू वो नहीं, बाबू ये महाराज है। ठीक है, तो बाबू महाराज का मेला है वो किस तरफ लगता है? तो आपके पूर्वी राजस्थान में है वो बाबू महाराज का मेला लगता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका
लोक देवताओं के आपके कंप्लीट हुए। अब अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन आपकी लोक देवियों से हैं। तो लोक देवियों में जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा उसका नाम है कि मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर कहां पर है। तो देखो मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर कहां पर है, मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर है वो उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में है। और मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का सेकंड रोपवे, ठीक है, सेकंड रोपवे स्थापित किया गया था, रोपवे स्थापित किया गया था। तो इसलिए है वो मनसापूर्ण करणी माता का मेला है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी मनसापूर्ण करणी माता का मेला कहां पर लगता है, तो आपका लगेगा उदयपुर के अंदर। और करणी माता का मेला कहां लगता है, तो देशनोक बीकानेर के अंदर लगता है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और तो अगला क्वेश्चन है आपका कि शीला माता का मंदिर है वो, इसका निर्माण है वो किसने करवाया था। पहले बात आते हैं कि शीला माता का मंदिर है वो है कहां पर। तो शीला माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, तो शीला माता का मंदिर के बारे में जानकारी करते हैं। शीला माता, ठीक है, शीला माता का मंदिर कहां पर है, तो शीला माता का देखो मंदिर है कहां पर, तो जयपुर में है। शीला माता का मंदिर कहां पर हो गया, तो शीला माता का मंदिर है वो जयपुर में हो गया, ठीक है। और जयपुर में इनका मंदिर है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो मान सिंह प्रथम ने करवाया था, ठीक है, मान सिंह प्रथम ने करवाया था। और मान सिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था प्रथम ने। और मान सिंह प्रथम इसकी मूर्ति कहां से लेकर के आए थे, तो पश्चिम बंगाल से लेकर के आए थे। पश्चिम बंगाल से अपने युद्ध जीत कर लेकर के आए थे। और युद्ध जीतकर किन से युद्ध जीता था, तो केदार, केदार से युद्ध जीता था। और केदार से युद्ध जीत कर ये है वो ये मूर्ति लेकर के आए थे, जिसे काले पत्थरों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है, 2.5 प्याला शराब का भोग लगाया जाता है। तो ठीक है, शीला माता के बारे में जानकारी हो गई कि शीला माता का मंदिर है वो निर्माण किसने करवाया था। और निर्माण देखेंगे आप किसने करवाया था, मान सिंह ने प्रथम ने करवाया था। तो शीला माता के जो मंदिर का निर्माण है वो मान सिंह प्रथम ने करवाया था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपके कि कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन सी है। कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन सी है, पहले बात करते हैं कि कछवाहा जो राजवंश है वो था कहां पर, कछवाहा राजवंश था कहां पर, तो कछवाहा राजवंश है वो जयपुर में था, ठीक है। कछवाहा राजवंश था किस कहां पर, तो जयपुर में था। और इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, तो दुल्हे राय ने की थी, दुल्हे राय, दुल्हे राय ने की थी। दुल्हे राय को आप जानते ही होंगे, ढोला और मारू, ढोला और मारू है वो राजस्थान के दो जो आपके प्रेम कहानी है, राजस्थान की सबसे अच्छी प्रेम कहानी है, तो वो है ढोला और मारू, ढोला और मारू है। और यही जो ढोला थे जिन्हें दुल्हे राय के नाम से जाना जाता है, और यही दुल्हे राय है, इन्होंने है वो कछवाहा राजवंश की स्थापना की थी। और दुल्हे राय के बारे में कहा जाता है कि ढोला तारा देश में उपजे निपजे 3 रतन, एक डोलो, दूजी मरवण, तीजो कसुंबल रंग। तो यहाँ पर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जो कसुंबल रंग है वो किसका प्रतीक है। ये भी कंपटीशन में आया हुआ सवाल है कि कसुंबल रंग किसका प्रतीक है। तो कसुंबल रंग है वो लाल का प्रतीक है, क्योंकि हम राजस्थानी जो रंग है उनके नाम बोलते जा रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो कसुंबल रंग भी हो सकता है, क्योंकि कसुंबल रंग है। और कसुंबल रंग है वो किस कलर को लिए कहा जाता है, तो कसुंबल रंग है वो आपके लाल रंग के लिए कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन सी है, तो कछवाहा राजवंश की कुलदेवी है वो दुल्हे राय ने है इनका मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे हम कहते हैं जमुआई माता, ठीक है, जमुआई माता। और इनका मंदिर का निर्माण करवाया कहां पर था, तो रामगढ़ में करवाया था, ठीक है, रामगढ़ जयपुर के अंदर इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन कालांतर में है वो धीरे धीरे इनके नाम ही है वो जमुआ रामगढ़ हो गया, क्योंकि जमुआई माता का जो है वो यहाँ पर स्थान है और यहाँ पर मंदिर है। तो जमुआई माता के मंदिर के कारण यहाँ धीरे धीरे जो है इसका नाम ही जमुआ रामगढ़ हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र मेला, सॉरी, विश्व का एकमात्र मंदिर जो चूहों वाली देवी के लिए प्रसिद्ध है या चूहों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का एकमात्र मंदिर जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है, चूहों के लिए विश्व का एकमात्र कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि चूहों के लिए एकमात्र मंदिर है वो किस कहां पर प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके बीकानेर, ठीक है, बीकानेर, बीकानेर है वो इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि चूहों वाली देवी के रूप में है वो करणी माता को जाना जाता है। और करणी माता के लिए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भागवत पुराण के 9वें स्कंद में किस देवी का वर्णन मिलता है। भागवत पुराण के 9वें स्कंद में है वो किस देवी का वर्णन मिलता है। तो किस देवी का वर्णन मिलता है,
आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा हम आपको कमेंटों में इसके आंसर दे देंगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि परम शिव दर्पण किस देवी को कहा जाता है। परम शिव दर्पण है वो किस देवी को कहा जाता है। परम शिव दर्पण किस देवी को कहा जाता है, तो परम शिव दर्पण है वो त्रिपुरा सुंदरी को कहा जाता है। किस देवी को कहा जाता है, त्रिपुरा सुंदरी को, त्रिपुरा सुंदरी। और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है वो कहां पर है, तो कहां पर है, आपके बांसवाड़ा में। त्रिपुरा सुंदरी कहां पर है, बांसवाड़ा में, जिसे हम कहते हैं तुरतई माता, तुरतई माता। तो अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन है कि रानी सती का मंदिर है वो कहां पर है। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा और वो रहेगा आपका रानी सती। ठीक है, रानी सती का मंदिर है वो कहां पर है। पहले बात तो बात करते हैं रानी सती का मंदिर कहां पर है। तो रानी सती का मंदिर हो गया कहां पर, झुंझुनू में। ठीक है, रानी सती का मंदिर कहां पर हो गया, झुंझुनू में। इसके अलावा बात करते हैं कि जो रानी सती है इसके अन्य नाम क्या है। तो रानी सती को आप कहते हैं जो है वो दादी सती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रानी सती को ही हम दादी सती के नाम से भी जानते हैं। और रानी सती का जो रियल नेम था यानी कि वास्तविक नाम था वो क्या था, वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम है वो आपका था नारायणी देवी। ठीक है, नारायणी, नारायणी देवी हो गया। और नारायण देवी के बाद में बात करते हैं, एक आपकी नारायणी देवी होती है जिसे हम नाइयों की कुल देवी कहते हैं। ठीक है, एक नाइयों की देवी है जिसे भी नारायणी माता के नाम से जाना जाता है। वास्तविक नाम ये हो गया। इनके पति का नाम क्या था, तो जो इनके पति थे वो थे तनधन राय, तनधन राय अग्रवाल, तनधन राय अग्रवाल। तो तनधन राय अग्रवाल के की पत्नी हुआ करते थे। तो ये हो गया रानी सती के बारे में जानकारी कि रानी सती का मंदिर है वो कब कहाँ लगता है। तो रानी सती का मंदिर है वो झुंझुनू के अंदर है। और रानी सती को दादी सती के नाम से भी जानते हैं और दादी सती के नाम से जानते हैं। तनधन राय इनके पति का नाम हुआ करता था। तो ये जो है वो आपकी होगी रानी सती के बारे में जानकारी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि चामुंडा माता के मंदिर के लिए किस जांच आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं चामुंडा माता। ठीक है, चामुंडा माता, चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है। तो चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है, मैंने आपको जब लोक देवियां पढ़ाया था तब बताया था कि गढ़ जोधाने ऊपरे ने बैठी पंख पसार, कि गढ़ जोधाने ऊपरे ने बैठी पंख पसार, अंबा थारो आसरो ने तू ही है रखवार, मायर थारी गोद में ने खेल रही हो मारवाड़, तू ही नींगे राख जेने थारा टाबर जान। तो ये जो आपकी चामुंडा माता है वो कहां पर है, तो मेहरानगढ़ में है, मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ कहां पर है, तो आपका हो गया जोधपुर के अंदर। ठीक है, मेहरानगढ़ में, जोधपुर में है। ठीक है, किनकी कुलदेवी है, कुलदेवी की बात कर लेते हैं कि कुलदेवी है वो किनकी है कुलदेवी, तो ये थी गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी। ठीक है, प्रतिहार राजवंश जो हुआ करता था उसकी ये है चामुंडा माता कुलदेवी हुआ करती थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो चामुंडा माता है इनके लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो पंडित जसराज चोपड़ा। ठीक है, जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, पंडित जसराज चोपड़ा कब किया गया, 2009 में। ठीक है, तो ये आपकी चामुंडा माता के बारे में डिटेल से जानकारी हो गई। अगली देवी की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि तीर्थों की नानी किस देवी को कहा जाता है। यानी हमारा अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है कि तीर्थों की नानी किस देवी को कहा जाता है। तो ठीक है, हम तीर्थों के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं कि तीर्थों की नानी, तीर्थों का मामा, सब देखो तीर्थों की। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी किसको कहा जाता है, तो शाकंभरी माता को कहा जाता है। शाकंभरी कहां पर है तीर्थों की नानी, तो देवयानी, देवयानी। और देवयानी कहां पर है, सांबर में है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। उसके बाद आता है आपका तीर्थों का मामा। ठीक है, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है, पुष्कर को कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर। कब मेला लगता है, पुष्कर के बारे में बात कर लेते हैं। मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर है वो मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। इसे राजस्थान का रंगीला मेला भी कहा जाता है, रंगीला मेला भी कहा जाता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, और जो आपकी यहाँ पर हो गया कार्तिक पूर्णिमा, और कौन से मेले लगते हैं, देखो चंद्रभागा का मेला लगता है। चंद्रभागा यह भी इसी दिन लगता है। चंद्रभागा मेला कहाँ पर लगता है, जालरा पाटन झालावाड़, जालरा पाटन और झालावाड़ में। ठीक है, जालरा पाटन झालावाड़। ठीक है, इसी के साथ में लगता है आपकी कपिल मुनि का मेला। और कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है आपकी कहाँ पर, तो कपिल मुनि का मेला लगता है आपके कोलायत में। ठीक है,
कोलायत। और कोलायत कहाँ पर है? तो कोलायत है आपकी बीकानेर। और कोलायत को क्या कहा जाता है? तो नकली स्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकली स्थान कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हो गई, इसकी बात होगी। इसके बाद हम बात करते हैं रंगीला मेला, परसों मेला हो गया। यहाँ पर जो है वो दीपदान प्रथा भी शुरू की हुई है, यानी यहाँ पर दीपदान पर्व है वो मनाया जाता है। यानी 1000 दीपक जो कि चंदन राज की पत्नी थी रुद्राणी, जिसे हम आत्मप्रभा के नाम से भी जानते हैं, चौहान वंश की देवी थी, तो उसने है वो यहाँ पर दीपदान महोत्सव है वो शुरू किया था, दीपदान प्रथा शुरू की थी। तो ये हो गया हमारा जो है आपके तीर्थों का मामा हो गया, तीर्थों की नानी हो गई। तो तीर्थों की नानी कौन सी हो गई? शाकंभरी हो गई। ठीक है, और कहाँ पर है? देवयानी सांबर के अंदर। ठीक है, तो तीर्थों की नानी कौन सी हो गई? ठीक है, ये हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपकी तीर्थों की नानी हो गई, अब बात करते हैं तीर्थों का भांजा। ठीक है, तीर्थों का मामा हो गया, तो तीर्थों के भांजे की भी बात कर लेते हैं। भाई तीर्थों का भांजा कौन है? तो तीर्थों का, लो भाई भांजा भी बता देते हैं। ये लो तीर्थों का भांजा, और तीर्थों का भांजा है मचकुंड। मचकुंड कहाँ पर है? तो देखो मचकुंड है धौलपुर में। ठीक है, तो तीर्थों का भांजा कहाँ पर है? तो मचकुंड धौलपुर में है। धौलपुर में मैंने आपको बताया था किसका मंदिर है? तो बाबू महाराज का मंदिर है। ठीक है, बाबू महाराज। तो ये हो गया आपका कहाँ पर? तीर्थों का मामा। और तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है? तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है? तो सारे तीर्थों की जानकारी है मैंने आपको बता दी। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि किंसरिया माता का मंदिर है वो किस जिले में आता है? किंसरिया माता पहले कहाँ पर आता था? तो नागौर में आता था। ठीक है, किंसरिया माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर आता था? नागौर में। लेकिन अब जो पर्वतसर गांव है वो पर्वतसर शहर है वो किसमें आ गया? पर्वतसर आपका आ गया किसमें? डीडवाना कुचामन में। ठीक है, डीडवाना कुचामन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका डीडवाना कुचामन हो जाएगा, कि यहाँ पर जो मंदिर है वो किंसरिया माता का कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन के अंदर है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, पीठ की पूजा है किसकी की जाती है? तो आपकी ब्राह्मणी माता की पूजा है वो की जाती है, ब्राह्मणी माता की। और ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? तो देखो अंता, अंता में है। और अंता में अभी चुनाव चल रहे हैं, तो ये अभी लेटेस्ट का न्यूज है। तो ये आप देवी है वो बिल्कुल याद करेंगे 100%। ये जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाएगी कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है? अंता सोरसेन 12। ठीक है, सोरसेन 12, अंता सोरसेन 12 यहाँ पर है वो इस देवी का मंदिर है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो अंता सोरसेन 12 के अंदर है। करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा हो गया कि एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है, आपकी ब्राह्मणी माता हो गई। और अगला क्वेश्चन है कि राठौड़ वंश की कुलदेवी, राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है? देखो राठौड़ वंश, राठौड़ वंश था कहाँ पर? तो राठौड़ वंश है वो कहाँ पर था? मारवाड़ में। ठीक है, मारवाड़ में। तो देवी का मंदिर कहाँ पर होगा? मारवाड़ में ही होगा। मारवाड़ में कहाँ पर होगा? तो नागणेच, नागाना गांव में हो गया। नागाना, नागाना कहाँ पर है? तो नागाना हो गया आपके, पहले बाड़मेर में था, अभी कहाँ है? बालोतरा में हो गया। ठीक है, यहाँ अभी वर्तमान में कहाँ हो गया? बालोतरा में। देवी की मूर्ति कौन लेकर के आया था? तो राव दुहड़ लेकर के आया था। दुहड़, दुहड़ कहाँ से लेकर के आए थे? तो कर्नाटक से लेकर के आए थे। देवी कहाँ है? कर्नाटक में है। काष्ठ प्रतिमा इसकी देवी की जो है वो काष्ठ प्रतिमा है। ठीक है, काष्ठ प्रतिमा है। ठीक है, काष्ठ प्रतिमा हो गई। इसके अलावा नागण, इसका जो रियल नेम है माता जी का नाम क्या है? तो नागणेचा, नागणेचा माता। ठीक है, तो ये हो गई आपके राठौड़ वंश की कुलदेवी। राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है? नागणेची माता है। कौन लेकर के आया था? राव दुहड़ लेकर के आया। कहाँ से लेकर के आए थे? तो कर्नाटक से लेकर के आए थे। कहाँ स्थापित करवाया है मंदिर? नागाना गांव में, जो कि एक काष्ठ की मूर्ति बनी हुई है, यानी लकड़ी की मूर्ति है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि खंडित देवी की पूजा है वो किस देवी की पूजा की जाती है? यानी कौन सी लोक देवी है जिसकी खंडित जो है वो उस मूर्ति की पूजा की जाती है? देखो कौन सी है? तो यहाँ पर होगी आपकी शीतला माता। ठीक है, शीतला माता कहाँ है? शीतला माता का मंदिर चाकसू, चाकसू कहाँ पड़ता है? जयपुर। ठीक है, खंडित शिवलिंग की खंडित आपकी जो माता है उसकी पूजा की जाती है, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। चाकसू जयपुर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो वाहन है वो कौन सा है? गदा। और इसे शिशु वाली देवी भी कहा जाता है, शिशु की देवी भी कहा जाता है। तो शीतला माता के बारे में इतनी सी जानकारी है, मैंने आपको बता दी। इसका जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है। किस जाति का होता है? तो कुम्हार जाति का जो है इसका पुजारी होता है। और अगले क्वेश्चन है, और कला संस्कृति का ये लास्ट ही क्वेश्चन है। इतने में हमारे 25 क्वेश्चन है वो कला संस्कृति के कंप्लीट हो जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन है आपका
एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा है वो किस मंदिर में की जाती है? खंडित शिवलिंग की तो आपने सुना होगा बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम कहां पर है? नवाटापुरा गांव। ठीक है, बेणेश्वर धाम। ये किसने बनवाया था मंदिर? मावजी महाराज ने, मावजी महाराज। और ये किस, यहाँ पर क्या है तो माओ जी के चौपड़े पढ़े जाते हैं। किस दिन पढ़े जाते हैं चौपड़े? तो दीपावली के दिन है वो पढ़े जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें भविष्य की जानकारियां दी हुई है। ठीक है, और जो यहाँ पर मंदिर है वो जनक कंवरी, जनक कंवरी का है। ठीक, जनक कंवरी ने बनवाया था, अज्जे और बच्चे ने मिलकर। ठीक है, अज्जे और बच्चे कौन थे? अज्जे और बच्चे, तो अज्जे और बच्चे है वो इनके जो बेणेश्वर धाम के माओ जी महाराज है, माओ जी महाराज के अज्जे और बच्चे शिष्य हुआ करते थे, सॉरी शिष्य हुआ करते थे, शिष्य सेवा करते थे, शिशु का नाम हो गया, शिष्य सेवा करते थे। ठीक है, बेणेश्वर धाम कहाँ है? नवाटापुरा गांव में है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि माओजी महाराज का मंदिर है और यहाँ पर है वो एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो आज के जो हमारे कला संस्कृति के है वो कला संस्कृति के कंप्लीट हुए क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? हमने कला संस्कृति के आपको 25 क्वेश्चन करा दिए। 25 क्वेश्चन में हमने आपको देखो एक तो आपकी लोक देवियां करा दी। ठीक है, लोक देवियों का रिविजन हो गया इसी के साथ में, और लोक देवियों के रिविजन के साथ ही आपके लोक देवताओं का रिविजन हो गया। ठीक है, दो टॉपिकों का आपका जो है वो रिवीजन हमने इसके अंदर क्लास के अंदर करवा दिया, 25 क्वेश्चन करवा के। इसी प्रकार है हम आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन करवाएंगे, यानी दो टॉपिक के आपको क्वेश्चन है वो क्लास संस्कृत के करवाते रहेंगे, और 4 टॉपिक है वो आपकी जो है 4 टॉपिक आपकी हिंदी के रहेंगे, यानी कि उसके 50 क्वेश्चन है और इसके आपके 25 क्वेश्चन है। तो इसमें दो टॉपिक चलेंगे, उसमें 4 टॉपिक लेकर के चलेंगे। 15 दिन के अंदर आपको जो है टॉपिक का एक बार रिविजन करवा देंगे पूरा कंप्लीट। फिर आपके बचेंगे जो 15 दिन, उन 15 दिन में आपको है वो मॉडल पेपर है वो जो पैटर्न आधारित मॉडल पेपर होते हैं उस प्रकार से आपको मॉडल पेपर वो करवा दिए जाएंगे। तो लगभग आपको जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ में आपके पेपर भी है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम अगली जो हमारी जो स्लाइड होगी वो होगी आपकी हिंदी को लेकर, क्योंकि हिंदी के आपके कितने पर्सन आएंगे? तो हिंदी के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो हम हिंदी के जो 50 क्वेश्चन है उसके भी इसी में क्लास के अंदर है वो डिस्कस करेंगे। नमस्कार, तो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी से रहेगा, क्योंकि हम कह रहे थे कि आपको 50 क्वेश्चन है वो हिंदी के करवाएंगे। तो अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो हिंदी से है, और आपका पहला क्वेश्चन हिंदी का है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है आपको एक दिया हुआ है फरवरी, लाल किला, पृथ्वी और मोहन। देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आपकी एक तो आपका हो गया फरवरी, ठीक है, फरवरी के बाद आपका हो गया पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के बाद आपका लाल किला हो गया, ठीक है, और मोहन हो गया, लाल किला और आपका मोहन। ये जो शब्द हैं ये किससे आते हैं कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो आप देखोगे कि स्पेशल दिया हुआ है, फरवरी एक स्पेशल महीने का नाम है। अगर यहाँ पर आपको माह दिया हुआ होता तो यहाँ पर आप कह सकते थे कि जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशली दिया हुआ है पर माह कौन सा दिया हुआ है? तो फरवरी, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। इसी पर हम बात करते हैं कि पृथ्वी, पृथ्वी एक चीज, एक विशेष चीज का नाम दिया हुआ है तो आएगा। उसके बाद लाल किला, यानी किसी इमारत का स्पेशली नाम दिया हुआ है, लाल किला हो गया, चाहे आपका ताजमहल हो गया, कुछ भी दो, और एक आपका स्पेशल नाम हो गया मोहन। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का आपको उदाहरण पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है वो कौन सा रहेगा? फरवरी, पृथ्वी, लाल किला और मोहन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताओ। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पहला जो ऑप्शन है वो है ममता और लड़ाई। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका ममता और लड़ाई हो गया, दूसरा आपका बचपन और पचपन हो गया, मोहन और सोहन हो गया, नदी और समुद्र हो गया। ठीक है, देखो पहले हम बात करते हैं नदी और समुद्र की, यानी नदी और समुद्र है वो जो आपका नदी और समुद्र है वो कौन सी संज्ञा है? नदी और समुद्र, 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 ये कौन सी संज्ञा है? तो देखो नदी स्पेशली नहीं दिया हुआ है, यानी किसी जाति का जातिवाचक संज्ञा। ये कौन सी हो गई? तो ये हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद नदी और ये आपका समुद्र किस में आती है? जातिवाचक संज्ञा में आती है। दूसरा आपका हो गया कि यहाँ पर आपको मोहन और सोहन दिया हुआ है, मोहन का नाम दिया हुआ है और सोहन नाम दिया हुआ है। मोहन और सोहन ये किस में आते हैं? देखो मोहन और सोहन के लिए कौन सी संज्ञा होगी? तो मोहन और सोहन के लिए आपकी होगी कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा होगी? तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और यहाँ पर बात की गई है कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखो भाव का मतलब होता है जिसके हम भाव कर, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? भाव। और भाव क्या है? तो देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपकी ममता और कौन सा दिया हुआ है?
एक दिया हुआ है आपको ममता और दूसरा दिया हुआ है आपको लड़ाई, यानी कि ममता और लड़ाई जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ममता और लड़ाई है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तो ममता और लड़ाई है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि देखो, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखो, सुनना से सुनवाई है, क्या भाववाचक क्रिया है? सुनना क्रिया है और सुनवाई है। क्या गिरना से गिराई है, चलना से चलाई है, या कमाना से कमाऊ है? ठीक है, देखो पहले तो कमाना से, कमाना आपकी क्रिया हो गई और कमाना से क्या होगा? कमाना। ठीक है, तो कमाना से आपका हो जाएगा कमाई। ठीक है, इस क्रिया से आपकी भाववाचक संज्ञा बनेगी। इधर आपकी हो गई देखो क्रिया, ठीक है, और इधर हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। तो कौन सी होगी? देखो यहां पर आपकी कमाना और कमाई। कमाना आपकी क्रिया है, इससे आपकी हो जाएगी क्या? कमाई। दूसरा है आपका, यहां पर देखोगे कि दूसरा है आपके चलना। चलना आपकी क्रिया है और चलना से चला ही होता है, लेकिन नहीं, चलना से आपका चलना ही होगा। ठीक है, क्रिया है आपकी चलना, चलना। और इसके बाद आपकी दूसरी पूछी गई है कि क्या है? गिरना। क्या गिरना से गिराई होता है? नहीं, गिरना और गिरना से क्या होगा? तो आपकी गिरना से हो जाएगी गिरावट। क्या हो जाएगी? गिरावट। ठीक है, और यहां पर आपको दी हुई है कि सुनना से क्या होगी? तो सुनना से आपकी जो है वो सुनवाई हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुनना से आपकी क्या हो जाएगी? सुनवाई। ठीक है, सुनवाई। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुनना से सुनवाई। सुनना क्या है? क्रिया है, और इसका जो है वो भाववाचक क्या बनता है? तो सुनवाई बनती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है कि निज सर्वनाम में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निज में। ठीक है, तो निज जो आपका सर्वनाम है, सर्वनाम कौन से हैं? तो यह आपका हो गया सर्वनाम, और सर्वनाम के बाद आपकी यहाँ कौन सी भाववाचक की संज्ञा बनती है? भाववाचक। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि देखो मम से क्या बनता है? तो मम से आपका बनता है ममता। ठीक है, और एक आपका बनेगा ममत्व। ठीक है, मम से आपका ममत्व बन जाएगा, सर्व से आपका सर्वस्व बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि निज से क्या बनेगा। ठीक है, निज से क्या बनता है? निज से क्या बनेगा दोस्तों? तो निज से बनेगा, एक तो आपकी हो जाएगी निजता। ठीक है, एक हो जाएगा आपका निजत्व। निजता और निजत्व ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे? तो सर्वनाम से है वो आपकी भाववाचक संज्ञा बनेंगे। निज से निजत्व और निजता दोनों बनेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो निजता और निजत्व दोनों रहेगा, ना कि निजत्वता होगी। इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका है कि सही का मिलान करें। सही का मिलान करें, शिशु से क्या बनेगा? तो शिशु से देखो शेषव सही है, शिशु से क्या बनेगा? यहां हो गया आपका शिशु, और शिशु से क्या बनेगा? तो शेषव। ठीक है, शिशु से क्या बनेगा? शेषव बनेगा। पशु से क्या बनेगा? पशुता बनेगा। ठीक है, मित्र से क्या बनेगा? मित्रता बनेगा। ठीक है, और मित्रता के पास आपका हो गया दानव। दानव से क्या बनेगा? दानवता बनेगा। तो इस प्रकार से है वो आपके दानवता। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएंगे तो आप मिलान कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा की रचना में मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? भाववाचक संज्ञा है वो कितने प्रकार से बनती है? भाववाचक संज्ञा इसमें कितने प्रकार से बनती है? तो 5 प्रकार से है वो भाववाचक संज्ञा बनती है। 5 प्रकार से है वो भाववाचक संज्ञा बनती है। इसका ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद है। पहले हम बात करते हैं कि संज्ञा संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, तो देखो संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के आपके 3 भेद हैं। एक हो गई आपकी व्यक्तिवाचक। ठीक है, एक होगी आपकी व्यक्तिवाचक, दूसरी आपकी कौन हो गई? जातिवाचक, और तीसरी आपकी कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये आपकी 3 संज्ञा हो गई। इसके बाद पूछा क्या है कि पूछा यह गया है कि जो आपकी जातिवाचक है इसके 2 भेद है। कितने भेद हैं?
दो भेद है, और ये दो भेद कौन कौन से है? तो देखो दो भेद कौन से हैं? एक तो हो गई आपकी समूहवाचक, ठीक है, एक तो हो गई आपकी कौन सी समूहवाचक, और दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी? तो देखो ए आपकी समूहवाचक और बी आपकी हो जाएगी द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार से जो है आप संज्ञा देख सकते हैं कि संज्ञा के कितने भेद है। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, तीनों के भेद आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तीनों कौन कौन से हैं? तो देखो व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक और भाववाचक हो गए, और जातिवाचक के दो उपभेद भी हैं। तो दो उपभेद कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये हो गई आपकी जातिवाचक, आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि समूहवाचक संज्ञा के समूहवाचक संज्ञा किसका भेद है? मैंने आपको बता दिया समूहवाचक संज्ञा किसका भेद है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जातिवाचक, यानी कि ये जो जातिवाचक संज्ञा का उपभेद मानी जाती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक यानी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए, ठीक है। द्रव्यवाचक, मैं आपको द्रव्यवाचक के उदाहरण बता देता हूं और समूहवाचक दोनों के। एक तो हो गया आपका कौन सा? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक के उदाहरणों की बात करते हैं तो देखो लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ये सब चीजें हैं वो किस में आती है? तो द्रव्यवाचक के उदाहरण हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका कौन सा समूहवाचक। तो समूहवाचक के भी उदाहरण आपको मैं बता देता हूं कि समूहवाचक के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। देखो समूहवाचक के एक हो गया आपका कक्षा, दूसरा हो गया आपकी सेना, तीसरा आपका घर हो गया, इसके बाद आपका पुस्तकालय हो गया, ठीक है। ये सब है वो किसके उदाहरण हो गए? तो समूह के उदाहरण हो गए, क्योंकि किसी समूह की बात हो रही है। इसके अलावा देखो आपकी सभा भी हो जाती है, सभा हो जाती है, ठीक है, दल हो जाते हैं। ये किस में आते हैं? तो आपके समूहवाचक के अंदर आते हैं। तो ये जो आपको द्रव्यवाचक और समूहवाचक की उम्मीद करता हूं उदाहरण आपको समझ में आएंगे। इससे बाहर आपको उदाहरण लगभग नहीं देखने को मिलेंगे। जो भी उदाहरण है वो यही उदाहरण है, तो आप इसी उदाहरणों से है आपको ध्यान रखना है। तो द्रव्यवाचक के आप उदाहरण देखेंगे और एक आपका समूहवाचक के उदाहरण देखेंगे। देखो समूहवाचक क्या हो गया? कक्षा, सेना, घर और पुस्तकालय, ठीक है। उसी प्रकार द्रव्यवाचक के क्या हो गया? लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है। ये सब चीजें हैं वो इसके हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि घर में कौन सी संज्ञा निहित है? मैंने आपको बता दी थी घर किस में आता है? समूहवाचक के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा कौन सा? समूहवाचक। मैंने आपको बता दिया कि समूहवाचक के उदाहरण कौन से होते हैं और द्रव्यवाचक के उदाहरण कौन से होते हैं। इसके बाद हम अगले की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है कि देखो आपका क्वेश्चन अगला रहेगा, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी था, शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसमें क्या पूछा गया है कि जो राजा हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र में कौन सी संज्ञा है? हरिश्चंद्र में, ठीक है, हरिश्चंद्र में ये जो है इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सी संज्ञा। तो इसमें जो है इस वाक्य के हिसाब से हम बात करेंगे तो इस वाक्य के हिसाब से इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन इसको अगर हम जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट करें, यानी जातिवाचक में इस वाक्य को बनाए तो किस प्रकार बनेगा? जातिवाचक संज्ञा में है वो राजा हरिश्चंद्र से वाक्य किस प्रकार बनेगा? तो देखो ऐसा हो जाएगा कि आज एक भी हरीश चंद नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सा होगा? तो इसमें देखो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी और इसमें जो है वो कौन सी संज्ञा होगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो राजा हरिश्चंद्र में कौन सी संज्ञा निहित है? तो इसमें जो आपकी संज्ञा होगी वो होगी आपकी राजा हरिश्चंद्र में व्यक्तिवाचक। व्यक्ति स्पेशली व्यक्ति के लिए पूछा गया है तो व्यक्तिवाचक होगी। अगर इसे जाति वाक्य में प्रयोग करके किसी वाक्य में इस हिसाब से प्रयोग किया गया है जिसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी जाति का बोध करा रहा है तो हम उसे जातिवाचक कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसी प्रकार का है कि आजकल सभी जयचंद बने फिर रहे हैं, ठीक है। आजकल सभी जयचंद, और इसमें जो जयचंद अकेले, इस जयचंद की बात करें तो अकेला जो जयचंद है वो किसमें आएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अकेला जयचंद किसमें आता है? तो अकेला जयचंद है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक। अकेला जयचंद है वो व्यक्तिवाचक में आता है। लेकिन जयचंद की इस वाक्य के हिसाब से बात करें तो आजकल सभी जयचंद बने फिर रहे हैं, तो यानी एक जयचंदों की एक है वो जाति का बोध करा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जातिवाचक होगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक है वो किस प्रकार से है शब्दों में प्रयोग, वाक्य में प्रयोग की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा
वो रहेगा आपका जयचंद। किसका है? तो जयचंद इसमें जातिवाचक का है। इस वाक्य के हिसाब से इसमें कौन सा होगा? जातिवाचक होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो कमाना, कमाना से क्या बनी? कमाना एक क्रिया है, कमाना क्रिया से बनी है आपकी कमाई। ठीक है, उसके बाद लड़ना, लड़ना है लड़ाई, लड़ना से बनी है लड़ाई। लेकिन और पढ़ना से बनी है पढ़ाई, लेकिन जो आपकी भलाई है वो नहीं है। देखो पहले यहां पर मैं बात करता हूं कि कमाना, कमाना की मैंने आपको पहले बता दी थी, तो हम बात करते हैं लड़ाई। और देखो लड़ना, लड़ना से क्या होगी? लड़ाई। ठीक है, कमाना से क्या होगी? कमाई। ठीक है, दूसरी आपकी हो गई कौन सी है? पढ़ना। ठीक है, तो आपकी जो ये पढ़ना है, इस पढ़ना से क्या होगी? पढ़ाई। ठीक है, पढ़ना से पढ़ाई होगी। लेकिन भला, ये भला कोई भी क्रिया नहीं होती और इससे भलाई नहीं बनती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भलाई होगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। यानी कि यहां पर क्या पूछा गया है कि इनमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो ये देखो भलाई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है कि सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देखो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा पूछी गई है इसमें। यहां पर मैं आपको विशेषण बता देता हूं कि विशेषण और विशेषण से कौन सी देखो भाववाचक बनी है। ठीक है, भाववाचक। देखो इसमें विशेषण क्या है कि इसमें विशेषण पूछा गया महत्व, महत्व एक विशेषण है और इसमें महत्व आपकी भाववाचक संज्ञा बनी है। ठीक है, सही है। ठीक है, उसके बाद आपका कहा गया सौंदर्य, सौंदर्य किसका है? तो सुंदर, सुंदर का बना है सौंदर्य, सौंदर्य ये भी आपका हो जाएगा, सुंदर का बना है। ठीक है, किसका बना है? तो सुंदर का बना है। दूसरा है आपका प्राथमिक, और प्राथमिक का आपका प्राथमिकता बना है, प्राथमिकता। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महत्व हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा और प्राथमिकता हो जाएगा। तो ये तीनों की तीनों है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ए। ठीक है, ए रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है तो देखेंगे। तो देखो अगला हमारा क्वेश्चन है जिसका नाम है, पूछा गया है कि मधुर, मधुर जो शब्द है इससे कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? मधुर विशेषण से कौन सी बनती है? तो देखो एक तो आपका बनेगा माधुरी। ठीक है, माधुर्य बनेगा। दूसरा आपका बनेगा जो बनेगा मधुरिमा। तीसरा आपका मधुरतम, मधुरता। और ये जो मधुरतम है ये नहीं बनेगा, मधुरतम ये नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मधुरतम है वो नहीं बनता है। इसके बाद हम अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम से। हमारी संज्ञा के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ेंगे हम आगे, और आगे बढ़ेंगे किस पर? सर्वनाम पर। अब सर्वनाम से पूछे गए हैं। सर्वनाम से देखो क्या है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पहले मैं आपको सर्वनाम के भेद बता देता हूं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम तो 6 सर्वनाम होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? देखो पहला हो गया आपका पुरुषवाचक। ठीक है, दूसरा हो गया आपका निश्चयवाचक। ठीक है, तीसरा हो गया आपका अनिश्चयवाचक। तीसरा हो गया, और उसके बाद हो गया चौथा संबंधवाचक। ठीक है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक के बाद अगला हो जाएगा आपका 6 नंबर, जिसे हम कहते हैं क्या? तो आपका 6 नंबर हो जाएगा संबंधवाचक आ गया, प्रश्नवाचक आ गया, निश्चयवाचक आ गया, कौन सा रह गया? निजवाचक रह गया। तो ये 6 है वो सर्वनाम के भेद हो गए। 6 सर्वनाम के भेद कौन कौन से? तो आप यहाँ पर देखेंगे 6 सर्वनाम के भेद हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सर्वनाम का भेद नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपको सर्वनाम के भेद दिए हुए हैं, तो आप ये क्वेश्चन है वो आराम से कर लेंगे कि इसमें सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इसका जो डी आंसर, डी जो आंसर है वो रहेगा, क्योंकि समयक है वो कोई भी नहीं होता। 6 के 6 आपको यहाँ पर नाम लिखे हुए दिख रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है वह कुछ खा रहा है, कुछ खा रहा है। देखो वह कुछ खा रहा है, कौन सा होगा इसमें? वह कुछ खा रहा है, कुछ कुछ पूछा गया है कि कुछ खा रहा है। कुछ किस में आता है? इसमें कोई, कुछ और इन्हीं।
ये शब्द किस में आते हैं? तो ये आते हैं अनिश्चयवाचक में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि मैं अपने आप चली जाऊंगी। अपने आप चली जाऊंगी, अपने आप का मतलब क्या हो गया? निज, मतलब स्वयं, अपने आप, निज, ये जिस भी वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं तो उसमें हो जाएगा आपका निजवाचक। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, और निजवाचक हो जाएगा जो कितने नंबर पर है आपका? 2 नंबर पर, बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं और अगला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा उपभेद नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? देखो 3, पहला हो गया आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, दूसरा आपका हो गया मध्यम पुरुष। तीसरा आपका क्या हो गया? तो आपका हो गया अन्य पुरुष। 3 में आपके ये हो गए अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा प्रथम पुरुष। यानी प्रथम पुरुष नाम का कोई भी जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष है वो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं होता है। अगले की तरफ बढ़ते हैं और अगला है कि देखो अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये किसी की परिभाषा पूछी गई है, सर्वनाम की परिभाषा पूछी गई है। तो इसमें देखो ये होगा कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि ये सर्वनाम की परिभाषा है। तो पहले आपको संज्ञा होगी, यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका जो सोएगा सो खोएगा। ठीक है, जो और सो किस में आते हैं? तो देखो ये जो आपका संबंधवाचक है इसमें आपको जो आएगा और सो आएगा। ठीक है, वाक्य में कहीं भी जो और सो का प्रयोग होता है, यानी उतने पांव पसारिए जितनी लंबी सोए। तो जितना, जो, सो, इस प्रकार के कोई भी शब्द आते हैं वो किस में आएंगे? संबंधवाचक में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। इस क्लास का उद्देश्य क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपके सर्वनाम है, मैं आपको सर्वनाम पूरे कंप्लीट है वो रिवाइज करवा दूंगा, जिससे कि आपकी देखो पहले आपकी लोक देवता कंप्लीट हुई। ठीक है, लोक देवताओं का हमने कंप्लीट रिवीजन कर लिया। उसके बाद आपकी लोक देवियों का हमने कंप्लीट रिवीजन कर लिया। तो दोनों के दोनों जो है पार्ट वो कंप्लीट रिवाइज हो गए। इसके बाद है कला संस्कृति के 2 पार्ट रिवाइज हो गए। अब हम इसमें बात करते हैं हिंदी के। तो देखो हिंदी में आपको एक तो आपकी संज्ञा रिवाइज हो गई। संज्ञा मैंने आपको पढ़ा दी कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा कौन सी है, कौन से संज्ञा के शब्द हैं, संज्ञा के उपभेद, भेद, सब कुछ है वो आपको संज्ञा के क्वेश्चन करवा दिया। लगभग आपको संज्ञा के 10-12 क्वेश्चन करवाए जिसमें पूरी संज्ञा को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आएंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम में भी मैं आपको यहाँ पर देखो सर्वनाम लिखा हुआ, मैंने कितने कंप्लीट कर दिए? 1, 2 और 3। 3 सर्वनाम कंप्लीट कर दिए, 3 सर्वनाम और बचेंगे। तो पूरे के पूरे 6 सर्वनाम है। उन 6 का जो है आपको रिवीजन हो जाएगा। सर्वनाम की परिभाषा करवा दी। तो इस प्रकार से वो सर्वनाम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें वो टॉपिक को कंप्लीटली रिवाइज करते करते चलेंगे। जब हमारा पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे टॉपिक का जो है इस प्रकार से जो आपके एमसीक्यूज लगा करके या मॉडल पेपर कह सकते हो आप, इसी मॉडल पेपर के अनुसार हम आपको रिवाइज करवा देंगे। और उसके बाद जब आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको मिक्स वाले जो मॉडल पेपर है वो मिलेंगे। उसके अनुसार जो आपको एक क्वेश्चन जीके का डाला होगा, फिर एक आपको हिंदी का आएगा, फिर आपको इंग्लिश के आएंगे, ऐसे मिक्स में आएंगे क्वेश्चन, तब आएगा और भी मजा। लेकिन अभी जो है वो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो रिवाइज से आपको एक तो आपकी हैबिट हो जाएगी कि आप रिवाइज कर लेंगे, जल्द आंसर देना स्टार्ट कर देंगे और आपको रिवीजन करने के लिए इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट आपको रिवाइज होता चलेगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट करेंगे नहीं क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी। ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो क्लास को आप है लंबी नहीं खींचना है हमें हमें आपको रिवाइज कराते हैं फटाफट। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम डेली डेली ज्यादातर हमारी कोशिश यही रहेगी हम डेली आपको ये मॉडल पेपर करवाएं। लेकिन अगर आपको डेली नहीं मिलते हैं तो फिर एक दिन छोड़कर एक दिन करवाते हैं, क्योंकि आप देख बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। रात को 2-2 बजे तक जाग करके जो आपके मॉडल पेपर बनाने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल है। हमारे पास इतनी सुविधाएं भी नहीं है देखो, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी स्वार्थ है और कहीं ना कहीं आपको भी फायदा होने वाला है। तो ठीक है, आपको बस कुछ नहीं है, आप वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को है वो शेयर जरूर करें और शेयर करें, स्टेटस वगैरह पर भी लगाएं, जिससे कि क्या है कि लोगों को भी पता चले कि हाँ ठीक है यार मॉडल पेपर हो रहे हैं, क्यों ना हम भी मॉडल पेपर देख लें। किसी आपकी वजह से किसी के 2 भी क्वेश्चन सही होते हैं तो आप उसमें अपना भला सोचिए, क्योंकि यार आपकी वजह से किसी का भविष्य बन रहा है। तो ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था जो सोएगा वो हो गया। अगला है किन्हीं सर्वनाम है वो किसमें आता है? किन्हीं।
देखो मैंने कहा बताया था किन्हीं, देखो अनिश्चयवाचक में आएगा किन्हीं। किन्हीं किस में आता है? अनिश्चयवाचक में आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? किन्हीं जो है वो सर्वनाम किस में आता है? अनिश्चयवाचक में, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी निजवाचक का उदाहरण। ठीक है, निजवाचक का उदाहरण नहीं है। देखो निजवाचक का उदाहरण नहीं। आप सोच रहे होंगे यार सर इसमें नीचे देख कर क्या देख रहे हैं, तो देखो मेरे पास ये फोन है, इसकी वजह से देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं वो डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो एडिटिंग में इसको सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फोन से देख रहे हैं, क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो आप ये बरबर में ना सोचे कि यहाँ नीचे देख देख के क्या पढ़ा रहा है यार। ठीक है, निजवाचक का उदाहरण हो गया। देखो निजवाचक का कौन सा उदाहरण नहीं है, इसमें पूछा गया निजवाचक का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो निजवाचक का देखो उदाहरण कौन सा नहीं होगा? आप कहेंगे तो मैं बैठूंगा। ठीक है, दूसरा है मैं अपने आप बैठ जाऊंगा। देखो अपने आप निजवाचक में आता है। ठीक है, अपने आप निजवाचक में आएगा। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि मैं अपना कार्य खुद कर लूंगा। अपना, देखो अपना कहाँ है? अपने आप हो गया, अपना हो गया। ठीक है, अपना भी इसी में आता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका श्याम अपना गृह कार्य खुद करता है, यानी कि खुद, देखो स्वयं आए चाहे खुद आए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो ए वाला होगा। आप कहेंगे तो मैं बैठूंगा, क्योंकि आप कहेंगे किसमें आएगा? पुरुषवाचक का जो मध्यम पुरुष है उसमें आता है। तो इस हिसाब से है वो आप जो देखेंगे कि आपके जो है वो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है आपके साथ कोई है। आपके साथ कोई है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? देखो कोई किस में आता है? आपको पता है कोई किस में आता है? अनिश्चयवाचक में आ रहा है कोई। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई अनिश्चयवाचक में। ठीक, राइट आंसर हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है असुमेलित है। देखो असुमेलित कौन सा है? कौन प्रश्नवाचक में आता है? ठीक है, क्या कौन प्रश्नवाचक में आता है? यस, कौन प्रश्नवाचक में आता है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला है कुछ अनिश्चयवाचक है। कुछ अनिश्चयवाचक है, बिल्कुल कुछ अनिश्चयवाचक है। उसके बाद है आपका कि जो सो शब्द है, जो और सो। हाँ ठीक है, जो और सो मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन तीन तीन संख्यावाचक है। संख्यावाचक यहाँ पर आप देखेंगे कि संख्यावाचक कोई होता ही नहीं है। पहली बात तो ये, और तीन संख्यावाचक नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीन संख्यावाचक नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है कि यह और वह में कौन सा सर्वनाम है? यह और वह, यह और वह, देखो यह और वह इसमें आएगा। यह मतलब निश्चित है, यह, वह, वे, ये। ठीक है, ये जो है वो निश्चित है, तो इसमें कौन सा आएगा? निश्चयवाचक आएगा। मैंने चार आपको रिवाइज करवा दिया, दो और बच्चे। मैंने पुरुषवाचक को भी आपको पहले ही रिवाइज करवा दिया था, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और ये, ठीक है, तीन भाग बताए थे। उसके बाद आपका आता है अगला कि अगला क्वेश्चन है मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर वापस मैं पुरुषवाचक को आपको बता देता हूँ कि पुरुषवाचक मैंने आपको बताया था तीन भाग होते हैं पुरुषवाचक के। तो इसका जो एक भाग है उसको हम कहते हैं बी भाग, जिसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष में देखो क्या आएगा? तुम आएगा। ठीक है, आप आएंगे, तुम्हारा आएगा। ठीक है, ये जो शब्द है आपके आएंगे, ये जो है वो मध्य में आएंगे, अन्य में आएगा। और एक हो गया आपका अन्य। तो अन्य में आता है वो, आप अन्य में क्या आता है? देखो अन्य में आता है अन्य किसी चीज के बारे में बात हो रही है, यानी अन्य किसी व्यक्ति के बारे में, यानी श्रोता और वक्ता के अलावा किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उससे हम अन्य में रहेंगे। अन्य में आपको एक चीज याद रखना है कि आपने में भी आता है, लेकिन कब आता है? जब उस आप किसी व्यक्ति की पहचान वगैरह करवा रहे हो, तब आपको है वो अन्य में आता है। तो यहाँ पर है वो आपके जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। देखो मैंने सभी को आपको कंप्लीट करवा दिया। प्रश्नवाचक में कौन होता है? तो प्रश्नवाचक में कौन शब्द लगा होगा या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, वो प्रश्नवाचक में आएंगे। तो पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? तो तीन उपभेद होते हैं। मैंने आपको तीनों उपभेद बताए थे। निश्चयवाचक में है वो यह, वह और वे, ये आते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ और अन्य, किन्हीं हो गया। ठीक है, संबंधवाचक में जो और सो, प्रश्नवाचक का कौन, और निजवाचक में स्वयं, अपने आप, निज और अपना। तो इस प्रकार से जो है वो आप याद रख पाएंगे कि मैंने आपको सर्वनाम है वो सर्वनाम का भी है वो रिवीजन कंप्लीट करवा दिया। तो आपके देखो संज्ञा हो गई और सर्वनाम हो गए। अगले हमारे जो टॉपिक रहेंगी वो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके मुहावरे। तो हम यहाँ पर मुहावरे से बात करेंगे कि मुहावरे के कौन कौन से क्वेश्चन है वो आते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन जो है आपका वो रहेगा आपके मुहावरे से। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेला खाया हुआ होना मुहावरे का अर्थ है। खेला खाया हुआ होना मुहावरे का अर्थ है। देखो खेला खाया हुआ मुहावरे का अर्थ है बहुत व्यर्थ बातें करने वाला। ठीक है, बहुत मेहनत करने वाला, बहुत अनुभवी होना या बहुत समझदार होना। देखो इसका खेला खाया हुआ,
खेला खाया हुआ बात कर सकते हैं, या ठोकर खाया हुआ। ठोकर खाया हुआ कौन होता है? तो ठोकर खाया हुआ वो कौन होता है? ठोकर खाया हुआ, जैसे मैं ठोकर खाया हुआ, आप ठोकर खाई हुई, यानी आप अनुभवी लोग हैं, यानी समझदार लोग हैं। जो एक बार ठोकर खा जाता है वो उस काम को वापस नहीं करता। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? कि अनुभवी लोग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहुत अनुभवी होना। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका कौन सा मुहावरे का अर्थ है वो गलत है। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना सही है। कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना सही है। बहुत कुछ कह देना, कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर भरना, ये सही है। इसका ये सही है। इसके बाद आता है गांठ बांधना, स्थायी रूप से याद रखना। किसी चीज को तुम गांठ बांध लो, यानी कि उसे तुम फिक्स याद कर लो कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसी चीज है, जैसे कि मैंने कह दिया कि इस क्वेश्चन को तुम गांठ बांध लो, ये आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा, और फिर आप उसे है वो कंटेस्ट याद कर लेते हैं। तो इसका सही हो जाएगा गांठ बांधना, बिल्कुल सही है। फिर है गले पड़ना, गले पड़े ढोल बजाना। ठीक है, गला पड़ा ढोल बजाना, इसका क्या होगा? और गले मडना यानी इच्छा के विरुद्ध, गले मडना इच्छा के विरुद्ध, सही है। ये हो गया आपका, देखो गले पड़ा ढोल बजाना। गले पड़ा ढोल बजाना ये क्या होता है? तो देखो सिर पर पड़ी मजबूरी से दूर जाना नहीं, गले पड़े ढोल को बजा देना। ठीक है, अगर गड़ा के माने ढोल ही गा दो तो फिर भी ढोल में बजा ही दो। गले पड़े ढोल को बजा देना, और गले पड़े ढोल को बजाना मतलब क्या होता है? देखो गले पड़े ढोल का मतलब होता है कि सिर पर पड़ी मजबूरी को अच्छी तरीके से निभाना। सिर पर पड़ी मजबूरी को निभाना, सिर पर पड़ी मजबूरी को निभाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा कि सिर पर पड़ी मजबूरी को निभाना होता है, दूर भागना नहीं होता। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि जरूरत पड़ने पर सहायता न करना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, देखो अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ नहीं होता। जरूरत पड़ने पर सहायता करना ये नहीं होगा। अंगूठा दिखाना, ठीक है, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना है वो एंड टाइम पर आपको अंगूठा दिखा दिया, किसी ने ठेंगा दिखा दिया कि नहीं। आपने किसी को फोन किया कि ठीक है मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, वो कहता है सुबह 10 बजे ले लेना, और 10 बजे आपने फोन किया तो फोन स्विच ऑफ, यानी उसने आपको क्या दिखा दिया? अंगूठा दिखा दिया। तो ठीक है, आप अंगूठा जरूर दबा देना, ठीक है, लाइक कर देना। ठीक है, जरूरत पड़ने पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंगूठा दिखाना। और इसके बाद है मिलान करना। देखो मिलान करना है कि 8 पहर 64 घड़ी, 8 पहर और 64 घड़ी के सामने क्या आएगा? ठीक है, ये है आपका 8 पहर और 64 घड़ी। ठीक है, एक के सामने आपका कौन सा आता है? 8 पहर 64 घड़ी। 8 पहर 64 घड़ी का कौन सा हो जाएगा? देखो 8 पहर और 64 घड़ी का हो जाएगा दिन और रात, यानी कि पहले में आपका हो जाएगा बी। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसे समझो आप, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा 8 त्योहार, 8 वार 9 त्योहार, 8 वार और 9 त्योहार, 8 वार और 9 त्योहार, यानी बी के अंदर जो है आपका 3 नंबर हो जाएगा। 8 वार 9 त्योहार, हमेशा आनंद में रहना। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका हमेशा आनंद में रहना। फिर है आंखें चार करना, आंखें चार करना मतलब 3 नंबर, सी का हो जाएगा 1 नंबर। आंखें चार करना यानी कि आमना सामना करना। ठीक है, और आंखें दिखाना, आंखें दिखाना का हो जाएगा क्रोध। और यहाँ पर आपका जो डी है उसका हो जाएगा 4 नंबर। ठीक, इस प्रकार से आप वो एक बार मैच कर ले कि कौन सा सही बैठा है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि मुसीबत मोल लेना। ठीक है, मुसीबत मोल लेना, दोनों में से कौन सा सही होगा? ठीक है, मुसीबत मोल लेना मुहावरे का अर्थ बताइए। मुसीबत मोल लेना मुहावरे का अर्थ है कि आ बेल मुझे मार। ठीक है, मुसीबत मोल ले रहा है, आ बेल मुझे मार। ठीक है, इल्लत पालना, हाँ ये इल्लत पालना भी सही है। इलायची बांटना, इलायची बताना नहीं, सॉरी इलायची बांटना है, आप पहले मिस्टेक हो गई, इलायची बांटना, इलायची बांटना। ठीक है, इलायची बांटना का क्या होता है? तो देखो इलायची बांटना का मतलब है कि किसी को खुशियां देना, खुशियां बांटना, यानी कि खुशियां बांटना, या फिर आप जो है आपके कोई त्योहार वगैरह या कोई आपके घर पर प्रोग्राम होते हैं तो आप क्या है इलायची बांटते हैं, न्योता देना, इस प्रकार से इसका हो जाएगा। ठीक है, मुसीबत मोल लेना का जो है आपको क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे। देखो आ बेल मुझे मार भी हो जाता है, और इल्लत पालना दोनों मुसीबत मोल लेना का हो जाता है। किसी को सताने का फल मिलना। ठीक है, किसी को सताने का फल मिलना, किसी को सताने का फल मिलना। देखो पहला है कि आसमान टूटना, आसमान टूटना यानी कि दुख आना, आसमान टूटना, इसका क्या हो जाएगा? तो दुख आना। कि किसी की देखो छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि उस पर तो है आसमान टूट गए, यानी कि उस पर दुख आ गए, एकदम से दुख आ गए। ठीक है, अगला है कि आहे पढ़ना, आहे पढ़ना यानी कि किसी सताने का फल हो गया आहे पढ़ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो गया आपका बी।
ठीक है। इसके बाद है आयत पढ़ना, इज्जत में बट्टा लगना। इज्जत में बट्टा लगना क्या होता है, मुहावरे का अर्थ आप हमें कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद है गुल्लर का फूल होना। गुल्लर को फूल, गुलमोहर को फूल हो जाएगी, गुलमोहर का फूल होना, तो गुल्लर का फूल होना क्या होता है, गुल्लर का फूल होना हो जाएगा आपकी कभी न दिखाई देना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यानी दिखाई ही नहीं देना, ये हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है पानी में आग लगना, मुहावरे का अर्थ है, देखो पानी में आग लगा देना, ये ही होता है असली आदमी का टैलेंट। टैलेंट बोलता है भाई साहब, जो पानी में आग लगा दे वही तो है बाबा जी। बाबा जी लगा देता है, वो साइंस की टेक्निक यहाँ काम में नहीं लेनी है, यहाँ आपको मुहावरे का अर्थ बताना है कि पानी में आग लगा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पानी में आग लगा देना मुहावरे का अर्थ होता है कि देखो जहां पर झगड़ा होना असंभव हो, यानी वहां पर लड़ाई हो ही नहीं रही हो, मतलब मुश्किल से यहाँ पर लड़ाई की व्यवस्था हो रही है, यार नहीं लड़ाई नहीं होगी, और वहां हम जाए और उसको लड़ाई करवा दे, उसे कहते हैं पानी में आग लगा देना। पानी में आग लगा देना, पानी में आग लगा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कभी बाप की कमाई खुद अभी बाप की कमाई है, जब खुद कमाएगा तो पता लग जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। अभी जो आपके यहाँ पर कभी है वहां पर आप कर लेंगे, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। अभी बाप की कमाई खा रहा है, जब खुद कमाएगा तो पता लग जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आटे दाल के भाव मालूम हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो देखो बाप की होटल में जीम रहा है, जब खुद की होटल में जीमेगा तब पता चलेगा, जब खुद कमाएगा तब पता चलेगा, तब पता चलेगा कि आटे और दाल के भाव क्या हो रहे हैं, ठीक है। आटा और दाल भाई साहब बहुत महंगी है, और तेल तो उससे भी महंगा हो रहा है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गलत है, यानी कि कौन सा मुहावरा नहीं है। मुहावरा कौन सा नहीं है, ठीक है, मुहावरा नहीं है। मुहावरा नहीं है तो फिर क्या है, तो मुहावरा नहीं है तो वो क्या है, लोकोक्ति है। कौन सी है इसमें से लोकोक्ति, मुहावरे के बाद हम लोकोक्तियां पढ़ेंगे, तो हम लोकोक्तियों को भी समझाएंगे कि लोकोक्तियां कौन सी होती है। देखो यहाँ पर जो है वो राइट आंसर रहेगा आपका दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है, दूर के ढोल सुहावने, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूर के ढोल सुहावने, ये आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला है कि आग बबूला होना। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि आग बबूला होना। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है, आग बबूला होना होता है बबूल को आग लगना, लू लगना, क्रोध आना या किसी को चिढ़ाना। आग बबूला होना यानी कि क्रोध आना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्रोध आना, ठीक है, क्रोध आना। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे आएगा हमारी पारिभाषिक शब्दावलियां। पारिभाषिक शब्दावलियों से हमारे क्वेश्चन आएंगे, तो है शैक्षणिक, जो हमारा क्वेश्चन है कि शैक्षणिक के लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है। तो शैक्षणिक शब्द के लिए भाई उपयोगी शब्द कौन सा है, देखो एकेडमी है या एकेडमी है या एकेडमिक है, या फिर देखो एकेडमी, जिसे तो हम पहले एक नंबर वाली है जिसे है एकेडमी, एक नंबर वाली का होता है आपका जो है वो शैक्षणिक, ठीक है। एक नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शैक्षणिक का राइट आंसर है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। बी वाली है जिसे हम कहते हैं अकादमी, ठीक है, और दो स्पेलिंग आपकी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक दोनों में आपकी स्पेलिंग है वो दो, सी और डी की स्पेलिंग ही राइट नहीं है। फिर आती है अगली क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी के लिए जो है वो कौन सा उपयोगी शब्द है, एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी है तुम्हारी, दिन की एक्टिविटी क्या है तुम्हारी, तो इसका हो जाएगा कार्यकलाप, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अगला है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यानी एडजस्टमेंट, कुछ चीज को एडजस्टमेंट करना, समायोजन करना, कौन सा हो जाएगा, समायोजन, क्या हो जाएगा, तो समायोजन करना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि प्रशासन के लिए कौन सी शब्द है वो उपयोगी है। प्रशासन के लिए देखो एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन और एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेशन होता है आपका प्रशासनिक, एक होगा आपका प्रशासनिक, प्रशासनिक हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा प्रशासन, ठीक है, प्रशासन। क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रशासनिक सेवाएं यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, जो का क्या हो जाएगा, प्रशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि बी, बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है आपका आस्तगन के लिए उपयोगी शब्द है। आस्तगन के उपयोगी लिए शब्द कौन सा है, एबियंस, एबियंस, एबिशियस, एब्सेंस। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जो है आप हमें जरूर जो है आंसर देंगे। तो इसका जो आंसर है वो आप देंगे, देखते हैं आपको इसका आंसर आता है या
नहीं आता है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बता देना, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है आपकी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी का जो अर्थ है वो क्या है? अगला क्वेश्चन है अकाउंटेबिलिटी, जिसको कहते हैं हम उत्तरदायित्व। ठीक है, उत्तरदायित्व भी कहते हैं, जवाबदेही भी कहते हैं। तो इसमें जो है वो सभी आपके सही होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है आपका अपील। अपील करना, तो अपील करना हो गया और अपील दोनों एक ही होंगे, तो इसका तो दोनों हो जाएंगे, सी हो जाएगा इसका। जैसे कि इसमें कौन सा दिया हुआ है, अच्छा सॉरी, इसमें क्या है, अपील। अपील का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी दिया हुआ है, यानी कि ए और बी दोनों कौन से में है, डी में। तो यानी अपील करना भी हो जाएगा और अपील भी हो जाएगा। फिर है आपकी एब्सेंट, सॉरी आपका उपस्थित होना। उपस्थित होना क्या होता है? देखो, एक होता है आपका एब्सेंट, ठीक है, एक तो आपका एब्सेंट हो जाएगा। एब्सेंट होने का मतलब क्या होता है? उपस्थित होना। एक तो आपका एब्सेंट ऐसे होता है, एब्सेंट होता है। एक तो आपका, एक होता है आपका एब्सेंट, दो होते, एक एब्सेंट होता है, एक एब्सेंट होता है, और एक अपेयर होता है। और तो इसमें आपका देखो राइट आंसर क्या रहेगा? अपेयर रहेगा, यानी कि इसमें जो है वो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंदर आने देना। अंदर आने देना क्या होता है? देखो उसमें आप जो है, इसमें है अंदर आने देना। अंदर आने देने का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एडमिट। ठीक है, इंग्लिश वाले शब्दों को देखो समझाया जा नहीं सकता, क्योंकि ये आपको तो याद ही रखना ही पड़ेगा इनको, और कोई उपाय नहीं है। तो मैं जैसे यहाँ पर आपको कराऊंगा तो कुछ उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आ जाएगा। तो आप है वो, अगर कंपटीशन में पूछा जाता है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ सर, वहां पर बता रहे थे कि एडमिट होता है, तो एडमिट का मतलब अंदर आना होता है। ठीक है, तो उस प्रकार से अंदर आने देना हो जाता है। फिर है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, सॉरी कौन सा सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है? देखो, एनुअल यानी क्या होता है? आई। एनुअल यानी आय नहीं, इनकम यानी होता है आय। ठीक है, इनकम यानी होता है क्या? इनकम यानी होता है आय। एक आपकी होगी इनकम, इनकम टैक्स, आयकर विभाग। दूसरा हो गया आपका इनकम टैक्स के बाद आती है एनुअल। और एनुअल, एनुअल क्या होता है? एनुअल होता है आपका वार्षिक। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि एनुअल का मतलब क्या होता है, यानी कि कौन सा सही है? तो एनुअल आपका सही है, क्योंकि एनुअल यानी आपने समझा होगा कि एनुअल फंक्शन, यानी कि वार्षिक उत्सव। तो वार्षिक उत्सव में क्या आता है? एनुअल फंक्शन आता है। तो यह है आपके पारिभाषिक शब्दावली, जो मैंने आपको करवा दी, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक भाषिक शब्दावली। तो देखो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि क्या क्या कवर कर लिए। हिंदी का मैं आपको, इंग्लिश का मैंने बता ही दिया था, सॉरी उसका क्या बोलते हैं, कला संस्कृति का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कला संस्कृति के कौन से टॉपिक क्लियर हुए। इसके बाद आपके हिंदी के देखो कौन से टॉपिक क्लियर होगी। संज्ञा क्लियर हो गई। ठीक है, संज्ञा के बाद आपके सर्वनाम क्लियर हो गए, सर्वनाम का रिविजन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ मुहावरे देख लिए। ठीक है, मुहावरे, यहाँ पर आप ये नहीं सोचे कि सर ये मुहावरे ऐसे फालतू में करवा रहे, नहीं, ये कंपटीशन एग्जाम में आए हुए भी हैं, और जो लगते हैं कि ऐसे आ सकते हैं उनसे मैंने छांट छांट करके करवाए हैं। बाकी आपकी पारिभाषिक शब्दावली होगी। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली, तो इसमें मैंने आपको कहा था कि मैं 25-25 क्वेश्चन करवाऊं। 25 क्वेश्चन और नहीं तो दो दो पार्ट के हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको हिंदी के 4 टॉपिक लिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के वो क्वेश्चन भी तो 50 देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 75 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसके अंदर 75 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इंग्लिश का देखो थोड़ा सा व्यवस्था बैठ नहीं रही है, क्योंकि देखो मुझे, मैं साफ कह देता हूँ कि मुझे तो इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है। तो भाई साहब मैं फालतू में कहूँ हाँ पहले मैं ए पढ़ लो, दूसरी में बी पढ़ लो, नहीं, ऐसे से क्या मतलब है? कुछ तुमको समझ में ही नहीं आए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई देखो कोई लड़का मिल जाए जिसको ठीक ठाक इंग्लिश वगैरह आती हो, तो उससे क्या है कि मैं आपको जो है वो 10-10 क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो एक बार तो देखो यही कि आप है वो 75 क्वेश्चनों की तरफ ही चलें, क्योंकि आपको यहाँ माइनस मार्किंग तो देखो इस भर्ती में देखने को वैसे भी नहीं मिलेगी। तो आपको वैसे भी ज्यादा लोड तो लेनी नहीं है। नहीं आती है इंग्लिश तो भाई साहब क्या कर सकते हैं, इंग्लिश तो देखो बहुत ही मुश्किल है। और इंग्लिश नहीं आती है तो हम उसमें टिक टुक जो आपका तुक्का लगा दिया, तुक्का लगा दिया तो ही निहाल हो जाए। ठीक है, आप इन 75 नियम तो भी बहुत है यार। ठीक, बाकी 10 क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश का है, लेकिन आप कोशिश तो इंग्लिश हालांकि करेंगे, इंग्लिश को कोई अपन बंदो मिल जाए, देखो फ्री मिलवा चाहिए, तीसरा लेवल तो कोई आ जाओ भाई साहब, मन चाहिए फ्री वालो, फ्री का मायना ठीक है क्या, हाँ ले यार मैं करवाती हूँ, क्योंकि भाई मारे खुद के तीसरा को नहीं जब मैं अगला तीसरा को दे सकूँ। तो उम्मीद करूँ कि थान वीडियो पसंद आयो को, वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर जरूर करो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लग गया वीडियो बनावा का मायने, तो शेयर जरूर कर दिया करो। धन्यवाद, और हो सके तो स्टेटस पे लगा दीजिए। धन्यवाद।